नमस्कार दोस्तों, हिंदी की खूबसूरत चुनिंदा और नई कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध और जानी मानी हिंदी लेखिका डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी करमजली। तो शुरू करें कहानी। करमजली कह लो या भाग्यहीन, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि सुखों दुखों के मूल में भाग्य के अपने ही निराले खेल हैं, जिसके सामने विधाता को भी हार माननी पड़ती है। बचपन से सभी सहेलियां कहती थीं कि तुम में रूप भी है, बुद्धि भी, किसी भी क्षेत्र में आधी फतेह तो तुम इसी से हासिल कर लोगी। लेकिन मेरा भाग्य यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। दीदी, सीमा ने यही लड़का पसंद कर लिया है। जाहिर है शादी भी अमेरिका से ही होगी। अच्छे लोग हैं तो हिंदुस्तान से, पर वर्षों से अमेरिका में बसे हुए हैं। सबसे पहले आपको ही खबर कर रही हूँ, पर आपसे तो कहना ही बेकार है। आप तो अमेरिका आएंगी नहीं। और भाभी फ़ोन काट देती हैं। उसने अपनी तरफ से मान लिया कि अगर मुझे वे बुलाएं और टिकट का खर्चा भी दें तो भी मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। करमजली जो हूँ मैं और मेरा भाई एक ही माँ के जाए हुए हैं, लेकिन हम दोनों की दुनिया कितनी अलग अलग है। भाई और मेरे बीच की दरार कभी भी नहीं भर पाई। भाई के बारे में जब भी सोचती हूँ, चाहते न चाहते पुरानी कई बातों की जुगाली करने को जी चाहता है। बचपन से लेकर माँ के मरने की मजबूरी की यादें जहन में आकर चिपक जाती हैं। चाहते ना चाहते हुए भी पुरानी कई बातों की जुगाली करने को जी चाहता है। बचपन से लेकर माँ के मरने की मजबूरी की यादें जहन में आकर चिपक जाती हैं। पापा अच्छे ओहदे में थे, लेकिन माँ बताती हैं उन्हें क्षय रोग हो गया था। मैं 7 साल की थी। भाई के पैदा होते ही पापा का देहांत हो गया, लेकिन माँ मुझे ही करमजली मानती थी। उनका मानना था कि बेटा ना होने के गम में ही पापा को क्षय रोग हो गया था। लेकिन मैं जितना याद कर पाती हूँ, पापा मुझे जी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। रोज़ मुझे गणित के कठिन सवाल देते थे, जिन्हें मैं चुटकियों में हल कर देती। पापा की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती और कहते, इसे तो मैं आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा। मुझे तो कभी याद ही नहीं कि पापा को बेटे का ना होने का दुख भी था। माँ ही बार बार रट लगाती थी कि इस करमजली ने अपनी पीठ पर भाई नहीं जना। मेरे बाद माँ की 2 बेटियां हुईं। कुछ तो वे कमजोरी और कुछ माँ के रूखेपन से महीने भर बाद ही चल बसी। उसके बाद भाई पैदा हुआ तो जैसे माँ को मन मांगी मुराद मिल गई। भाई के पैदा होने के 7 महीने पहले से पापा बीमार चल रहे थे। भाई पैदा होने की खुशी में माँ तो जैसे पापा की बीमारी भी भूल गई। भाई 1 महीने का था जब पापा का देहांत हुआ था। मैं तो जैसे 7 बरस में ही 27 बरस की हो गई। पापा का पीएफ और सारी जमा पूंजी उनके इलाज में ही खर्च हो गई थी। पापा के चचेरे भाई बड़े धनी थे। उनकी पत्नी को हमारी किस्मत से गठिया का रोग था। उन्होंने हमें अपने घर के आउट हाउस में रख लिया। माँ घर के कामों में चाची की सहायता करती थीं और चाचा हम लोगों की पढ़ाई और परवरिश का खर्चा देते थे। माँ भाई को इंजीनियर बनाना चाहती थी। मेरे से तो उन्हें जैसे कोई सरोकार नहीं था। मैं भी भाई को जी जान से प्यार करती थी। 10वीं कक्षा पास करते ही मैंने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हम भाई की पढ़ाई के साथ उसके दूसरे शौक भी पूरा कर पाते थे। पापा खुददारी मुझे विरासत में दे गए थे। चाची शरीर से लाचार जरूर थीं, ऊपर से हमारे प्रति नकली प्रेम का भौंडापन प्रदर्शित करती थीं, लेकिन अंदर से शायद घृणा का ठंडापन था। इसकी शिकायत मैं जब भी माँ से करती, वो कहती, गोली मार अपने इस नवाब पन्ने को, उन्होंने आज सहारा न दिया होता तो हम सड़क पर पड़े रहते। मैंने 12वीं की परीक्षा डिस्टिंक्शन से पास की थी। मैंने अब पढ़ाई बंद कर दी और ट्यूशन के साथ साथ टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का कोर्स भी कर लिया। 12वीं में अच्छे अंक होने से पास ही के दफ्तर में स्टेनोग्राफर की नौकरी भी मुझे मिल गई। अब बस एक ही धुन थी कि भाई कैसे बड़ा साहब बन जाए। भाई का आईआईटी में चयन हो गया और वो पढ़ने के लिए गोरखपुर से कानपुर चला गया। मैंने प्राइवेट बीए और एमए भी कर लिया था। भाई की फरमाइशें बढ़ती गईं और मैं पिसती चली गई। ट्यूशन और दफ्तर के ओवरटाइम में मेरा सब कुछ खो गया।
मेरे चेहरे की चमक, मेरे लंबे बाल, मेरे चिकने हाथ पैर, सब जैसे मेरे दिल के साथ पत्थर की तरह होते चले गए। भाई ने इंजीनियरिंग करते ही अपने कॉलेज के चपरासी की बेटी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी, से प्रेम विवाह कर मिसाल कायम कर दी। मेरे और माँ के सपने चूर चूर हो गए। चाची की इच्छा भाई का विवाह अपने भाई की बेटी से कराने की थी, जो अधूरी ही रह गई। भाई एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में चयनित होकर अमेरिका चला गया। इधर चाची के तानों से तंग आकर मैंने अपना स्थानांतरण दिल्ली करा लिया। भाई की अमेरिका में तरक्की होती गई और लक्ष्मी की भी उस पर अपार कृपा होती रही। इसका अंदाज़ा कानपुर में उसके ससुराल की तरक्की से लगता रहा। अपने साले के लिए उसने फैक्ट्री खोल दी। अब उसके साले की गिनती कानपुर के धनाढ्य लोगों में होने लगी थी। साली की शादी अमेरिका में ही बसे एक इंजीनियर से करा दी। माँ चुपचाप ये सब देखती और सुनती थी। मैं कभी कभी भाई के लिए ये सब देखकर बहुत कड़वा बोलती तो माँ झिड़क देती थी। बेटा तो मेरा सीधा साधा था, उस चपरासन की बेटी ने फंसा लिया। मैं और माँ दिल्ली के पश्चिम विहार में एक पुराने अधटूटे फ्लैट में रहते थे। जब भाई भाभी अमेरिका से आते तो 5 सितारा होटल में रहते थे। भाई की कंपनी की एक शाखा दिल्ली में भी है। भाई जब मुझसे मिलने आता तो उसकी कंपनी का भद्र ड्राइवर बड़े विस्मय से मुझे देखता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके अरबपति साहब की बहन यहाँ पश्चिम विहार की इस बेडौल इमारत में रहती होगी। भाभी मेरे लिए अपनी रिश्तेदारी के अधेड़, दुहाजू, विदुर और निसंतान व्यापारियों का रिश्ता भेजती रहती थी, जिन्हें मैं पूरी तरह बिना सुने ही ठुकरा देती थी, जिसकी वजह से मैं भाई की नज़रों में और भी गिरती गई कि इस उम्र में भी करमजली की अकड़ तो देखो। सोचती है कि परी कथाओं की तरह कोई राजकुमार आएगा और ब्याह कर ले जाएगा। भाभी महान बनती गई क्योंकि उसे अपने पति की बिन ब्याही बहन की इतनी परवाह जो थी। माँ अब बीमार रहने लगी थी। मेरी कमाई से हम दोनों का खर्च अच्छी तरह चल जाता था, लेकिन माँ के इलाज के लिए उसका अरबपति बेटा बीच बीच में मोटी रकम भिजवाया करता था, जिसकी धौंस माँ मुझे हमेशा दिया करती थी। अपने सभी नाते रिश्तेदारों से माँ कहती फिरती थी कि बेटा बहू बार बार अमेरिका चल, वहीं रहने की जिद करते हैं, लेकिन मीनल को अकेली छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। जबकि वहाँ तो राज सिंहासन पर भाई की सास, मतलब भूतपूर्व चपरासी की पत्नी, जो अब मम्मी जी बन गई थी, राज कर रही थी। माँ तो शुरू से ही विधवा थी, लेकिन वो मतलब भाई की सास अपने पति के गुजरने के बाद भाई की नज़रों में बेचारी बन गई थी। माँ की हालत गिरती जा रही थी और भाई के पैसे के बल पर हम अपोलो दिल्ली हॉस्पिटल में माँ का इलाज करा रहे थे। माँ को पेट का कैंसर हो गया था, जो धीरे धीरे फेफड़े में फैल रहा था। माँ रात दिन भाई का नाम जपा करती थी। अब डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अब माँ मुझ पर रहम खाने लगी थी। बार बार माफ़ी भी मांगती, पर एक गुजारिश ज़रूर करती थी कि भाई को माफ़ कर दे। माँ की हालत बहुत नाजुक हो गई तो आखिरी समय में उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। भाई रोज़ फ़ोन से बातें करता था। डॉक्टर भी बड़े आश्चर्य से मुझे और माँ को देखते थे कि अरबपति मनोज जोशी की सगी माँ और बहन की ऐसी हालत है। भाई का फ़ोन आने पर मैंने उससे बताया कि माँ बहुत सीरियस हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं, माँ बचेंगी नहीं। भाई पूछता है, पक्का ना, माँ बचेंगी नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आ भी जाऊं और माँ बच जाए? तुझे पता है ना अमेरिका से इंडिया आने जाने में कितना पैसा लगता है? मैं तो सन्न रह गई। खैर, इसकी तो मुझे उम्मीद भी थी। मैं भाई से बात ही कर रही थी कि पीछे से नर्स की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि ICU बेड नंबर 10 धरनी जोशी एक्सपायर्ड। भाई वहीं से मुझे फ़ोन पर हिदायत देता है, बॉडी को आइस में रखवा दो, मैं ही आकर दाह संस्कार करूँगा। मैं मन ही मन हंसती हूँ कि करम जला तो तू है, जब तक माँ जिंदा थी मेरी थी, अब लाश पे तू अपना हक जमा ले। इसके बाद तीसरे दिन भाई भाभी रोते पीटते आए। भाई और भाभी की सूजी आंखों और आंसू की बरसातों की डोर तो भाभी के पर्स में रखी ग्लिसरीन की शीशी में थी। मैं तो मूक बनी सारा क्रियाकर्म देखती रही। माँ की अस्थियों को विसर्जित करने भाई का साला स्वयं हर की पौड़ी हरिद्वार गया। भाई की आंखें नम थीं
और आदर्श बहू भाभी दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी। 13वीं में आए सारे लोग भाई जैसे पुत्र की कामना कर रहे थे और भाभी सभी लोगों को भोजन के बाद चांदी का गिलास पकड़ा रही थी। सारे क्रियाकर्म के बाद भाई भाभी वापस अमेरिका चले गए। माँ के मरने के बाद मैं और भाई दो नक्षत्रों की तरह हो गए, जो सिर्फ भाई दूज, राखी और माँ की बरसी पर फोन से पास आते हैं और फिर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमने लगते हैं। आज सालों बाद भाभी ने फोन कर इस करमजली के घाव को फिर हरा कर दिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी करमजली। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।